रूस और चीन करीब है, लेकिन क्या पुतिन ने हद पार कर दी, परमाणु इस्तेमाल की धमकी देकर? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। खैर, यह आखिरकार हुआ। रूस के लिए चीन के समर्थन के प्रदर्शन के बावजूद, यहाँ तक यूक्रेन के आक्रमण के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि शी जिनपिंग ने पुतिन को सबसे अच्छे दोस्त का पदक दिया है, पुतिन अंत में बहुत दूर चले गए हैं। उसने बार बार यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, और यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी बहुत अधिक है। पिछले हफ्ते चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात की थी, और बैठक के दौरान शी ने यूक्रेन में रूस के परमाणु खतरों की भर्त्सना की, पुतिन को परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी दी, और अब चीन के राष्ट्रपति शी की कड़ी फटकार के बाद पुतिन और भी सतर्क है। पॉलिटिको के अनुसार चीनी नेता शी जिनपिंग ने यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन के युद्ध की अभी तक की अपनी सबसे सीधी आलोचना की। रूसी राष्ट्रपति को परमाणु हथियारों का सहारा नहीं लेने की चेतावनी दी। बहुत खूब। तो क्या था ये कड़ा संदेश और सीधी आलोचना? चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया के अनुसार शी जिनपिंग ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी परमाणु हथियारों के खतरे या उपयोग का विरोध करना चाहिए। इस बात की वकालत करनी चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और परमाणु युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, और यूरेशिया में परमाणु संकट को रोकना चाहिए। रुको, ये है? उन्होंने पुतिन का जिक्र तक नहीं किया, या रूस या यूक्रेन। ये सिर्फ एक अस्पष्ट है, परमाणु युद्ध बुरा है, बिल्कुल क्रांतिकारी बयान नहीं। जैसा कि चीन के एक विश्लेषक ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया, परमाणु हथियारों और धमकियों के इस्तेमाल का विरोध एक कम लटका हुआ फल और अंतर्राष्ट्रीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कम लागत वाला बयान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग जानते हैं कि अस्पष्ट और बिना वचन के भी कुछ कहना उन्हें इस तरह अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां दिलाएगा। इस बीच चीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस की मदद करना जारी रखे हुए है। पिछले हफ्ते ही चीन ने कहा कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को और गहरा करना जारी रखेगा। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार चीन क्रेमलिन को प्रभावित करने के लिए इच्छुक या सक्षम नहीं है। क्रूर वास्तविकता यह है कि अगर पुतिन उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां वो परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए तैयार है, तो बीजिंग का उन पर उत्तोलन शून्य के करीब है। तो फिर परमाणु युद्ध के बारे में शी ने अपना अस्पष्ट बयान क्यों दिया? खैर, यह उसके अपने दिल की अच्छाई से बाहर नहीं था। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। तो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने परमाणु विरोधी बयान क्यों दिए? खैर, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों रहा है। परमाणु युद्ध के बारे में शी का बयान एक बेहतरीन उदाहरण है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर रिपोर्ट कर रहा है, उसके साथ समस्या यह है कि यह चीनी प्रचार में मदद करता है। चीन खुद को रूस और पश्चिम के बीच मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने उत्तर कोरिया के साथ भी यही किया। मूल रूप से इससे पश्चिम को लगता है कि उन्हें चीन की मदद की जरूरत है, इसलिए हमें शायद चीन को पागल बनाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, है ना? और देखें कि उस रणनीति ने उत्तर कोरिया के साथ कितना अच्छा काम किया। चीन पर दबाव डालने की कीमत पर रूस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को मदद मिलने का दूसरा कारण यह है कि इसने उन्हें दिखाया है कि दूसरे देश पर आक्रमण करने वाले सत्तावादी शासन के खिलाफ पश्चिम किस रणनीति और रणनीति का उपयोग करेगा। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी इस तथ्य के बारे में बहुत खुली है कि वो ताइवान पर आक्रमण करने की योजना बना रही है, यह बहुमूल्य जानकारी है, और पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने खुद को पश्चिमी प्रतिबंधों से अलग करना शुरू कर दिया है, जो रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रमुख हथियार था। लेकिन कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रूस के आक्रमण से खुश है, या कम से कम यह कैसे खेला गया। मुझे यकीन है कि पार्टी ने रूस को आगे बढ़ते हुए देखना पसंद किया होगा और पश्चिम से बहुत कम या बिना किसी प्रतिक्रिया के यूक्रेन को जल्दी से अपने कब्जे में ले लिया होगा। यह ताइवान पर उसके आने वाले आक्रमण का एक बड़ा संकेत होता। इसके बजाय रूस ने यूक्रेन को लेने के लिए संघर्ष किया है, एक बहुत बड़ी, बेहतर सुसज्जित सेना के खिलाफ अत्यधिक प्रेरित प्रतिरोध की शक्ति दिखा रहा है। इसके शीर्ष पर इसने पश्चिम को आक्रामक अधिनायकवादी शासनों से निपटने की वास्तविकताओं के बारे में अधिक जागरूक बना दिया है। कुछ लोग इसे वैश्वीकरण की मौत बता रहे हैं। यह विचार कि लोकतंत्र और अधिनायकवादी शासन पैसा बनाने के नाम पर बस साथ मिल सकते हैं और अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं, एक तरह से उड़ा दिया गया है। हालांकि कुछ लोग लगातार इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस की कार्रवाइयों ने हर किसी के दिमाग में यूक्रेन और ताइवान को जोड़ दिया। यह स्पष्ट है कि ताइवान पर आक्रमण करने के बारे में चीन की धमकियां केवल खोखली धमकियां नहीं है। यह एक बहुत ही वास्तविक और वर्तमान खतरा है, और पश्चिम जवाब देने के तरीके विकसित कर रहा है। मुझे लगता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यूक्रेन में पुतिन को बंदूक उछालते देखने के बजाय ताइवान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देना चाहती थी। चीन तेजी से अपने परमाणु हथियार बना रहा है। अमेरिकी सामरिक कमान के प्रमुख, जो अमेरिकी परमाणु हथियार कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, ने चेतावनी दी कि चीन अमेरिका की तुलना में बहुत तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है और इस मुद्दे को निकट अवधि की समस्या कहा है, और यह कि चीन एकमात्र प्रतियोगी है जो सैन्य, आर्थिक, तकनीकी, कूटनीतिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को व्यवस्थित रूप से चुनौती देने के इरादे और तेजी से क्षमता दोनों के साथ है। तो क्या होगा अगर पुतिन यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं? क्या होगा यदि वो केवल छोटे सामरिक परमाणु का उपयोग करता है? क्या प्रतिक्रिया उतनी ही मजबूत होनी चाहिए? ताइवान पर आक्रमण के दौरान पश्चिम के साथ जूझने के बजाय चीन इन सभी सवालों से जूझ रहा होगा। लेकिन रूस अब इन प्रतिक्रियाओं को विकसित करने के लिए पश्चिम को मजबूर कर रहा है। इसलिए जब चीन ताइवान पर आक्रमण करेगा तो पश्चिम बेहतर तरीके से तैयार होगा, और चाइना अनसेंसर्ड आप जैसे दर्शकों के समर्थन के बिना संभव नहीं होगा। या तो लाइक और सब्सक्राइब करके, शो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करके, chinauncensored.tv/merchandise पर एक भयानक टी-शर्ट खरीदकर, या क्राउड फंडिंग वेबसाइट पट्रियन पर सीधे समर्थन के माध्यम से। वे प्रशंसक हैं जिन्हें मैं चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी कहता हूं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ है। इयान पेंडल्टन पूछते हैं, ताइवान और मेनलैंड चीन की अर्थव्यवस्थाएं कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं? सीसीपी अतीत में ताइवान को दंडित करने के लिए आर्थिक युद्ध का उपयोग करने के लिए तैयार रही है, इसलिए उनकी अर्थव्यवस्थाएं जितनी अधिक आपस में जुड़ी होंगी, ताइवान के लिए उतनी ही बुरी चीजें होने वाली है। अब यह एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, और यह रूस के यूक्रेन आक्रमण से भी जुड़ा है। ताइवान भी देख रहा है और सीख रहा है। चीन ताइवान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब्यूसिव रिलेशनशिप के बारे में बात करें, और पहले से ही चीनी शासन ने इसके खिलाफ आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया है। चीन ने पूर्व में देश पर दबाव बनाने के लिए ताइवान के फलों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। ताइवान की चीन पर निर्भरता एक ताकत और कमजोरी दोनों है। कमजोरी से निपटने के लिए ताइवान रणनीतिक रूप से आर्थिक संबंधों में कटौती करता रहा है। हालांकि ताइवान के एक वित्त मंत्री के अनुसार ये तथ्य कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, वास्तव में ताइवान की रक्षा कर सकती हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर है, और ताइवान आयातित एकीकृत सर्किट का चीन का सबसे बड़ा स्रोत है। हालांकि यह इच्छाधारी सोच हो सकती है। एक के लिए यह मानता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक तर्कसंगत सरकार है जिस तरह से अधिकांश अन्य सरकारें हैं। यह नहीं, शून्य कोविड नीति ने साबित कर दिया है कि चीनी शासन राजनीतिक कारणों से अपनी खुद की अर्थव्यवस्था को उड़ाने के लिए तैयार है। यह भी माना जाता है कि शी जिनपिंग को अपने सहयोगियों से अच्छी जानकारी मिल रही है। शी जिनपिंग के बारे में कहा जाता है कि वे थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं जब कोई उन्हें कुछ ऐसा कहता है जो उन्हें पसंद नहीं है। तो क्या कोई अधिकारी वास्तव में ऐसा होगा? आप जानते हैं कि हमारे पास अभी ताइवान पर आक्रमण करने की क्षमता नहीं है, यह विनाशकारी हो सकता है, हम अंत में हार जाएंगे। या वे कहेंगे, हाँ, हम तैयार हैं, हम मजबूत हैं, और भगवान आपका वजन कम हो गया है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अंत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन पर अपना शासन बनाए रखती है और दुनिया को धमकाना जारी रखती है, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए पैसा है। अगर चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए एक जन आंदोलन होता, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय तक नहीं टिक पाती। आपके प्रश्न और आपके समर्थन इयान के लिए फिर से धन्यवाद, और देखने के लिए धन्यवाद। आप patreon.com/China Uncensored पर जाकर और प्रति एपिसोड $1 या उससे अधिक का योगदान देकर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन कर सकते हैं। या हमारे पास chinauncensored.tv/merchandise पर बिक्री के लिए शानदार मर्केंडाइज है, लिंक नीचे है। अगली बार मिलते हैं।